संचालक मान्य श्री मोहन राव भागवत के करकमलों से प्रखर चिंतक व विचारक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतनपरक पुस्तकें हिंदू चर्मकार जाति, हिंदू वाल्मीकि जयंती तथा हिंदू खड़ीक जाति का लोकार्पण आज यहाँ संपन्न होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक माननीय श्री अशोक सिंघल जी इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं और मंच को गरिमा प्रदान कर रहे हैं। विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख माननीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी शीघ्र ही हमारे बीच में आने वाले हैं। और आज के उत्सव के केंद्र बिंदु डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी और आप सब अपने अपने क्षेत्रों के अग्रणी लोग इतनी बड़ी संख्या में रविवार के दिन यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं। आप सबका हृदय से वंदन, अभिनंदन। आज हमारी 3 पुस्तकों के विमोचन का अवसर है। मेरे लिए निसंदेह यह एक रोमांचित कर देने वाला क्षण है। हमारे जैसे अकिंचन द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन करने के लिए आज इस मंच पर श्रद्धेय मोहन भागवत जी, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और हमारे देश की शिक्षा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी यहाँ हैं। यह हमारे लिए एक गौरव का क्षण है। वास्तव में मेरी पुस्तक इन पुस्तकों का आधार तो दलित समस्या और उसके समाधान के इतिहास के संदर्भ में है। देखा जाए तो दलित समस्या के समाधान का प्रयास बहुत लंबे समय से हो रहा है, लगभग 300 साल से भी ज़्यादा। रैदास, कबीरदास, महात्मा फुले, नानक जी, महात्मा फुले, स्वामी गाडगे जी महाराज, गांधी जी, अंबेडकर जी, आरएसएस के पूर्व सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी यानी गुरु जी और इस तरह से अनेकों महापुरुषों की कड़ियां रही हैं। बड़ा दिल से प्रयास किया गया, परंतु आज भी दलित समस्या किसी न किसी रूप में सामने दिखाई दे रही है। आज मुझे बहुत खुशी है कि ये 3 किताब एक साथ विमोचन हो रहा है। मन में जो हमेशा पीड़ा रही कि ये समाज एक कैसा हो, क्योंकि मैं जब पूरा समय काम करने लगा और खासकर उत्तर भारत में ज़्यादा प्रवास होने लगा तो हर जगह जावड़ेकर नाम से बड़ी लोगों को दिक्कत होती थी, समझ नहीं पाते थे कि ये क्या है। और लोग पूछते भी थे कि आप कौन है, तो कौन है माने आपकी जात क्या है, यही पूछते हैं लोग। और मैं तो संघ के शाखा में हमें कभी किसी ने जात पूछी नहीं और किसी से जात पूछी नहीं जाती वहां, तो उस माहौल में तैयार हुए। मैं महाड़ में था, एक छोटा इलाका है, एक छोटा तहसील है, लेकिन वहां की पृष्ठभूमि ये थी कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सत्याग्रह किया, पानी के लिए लड़ाई लड़ी दलितों की, वो वहां से प्रारंभ हुई थी। और उसके पूरा आंदोलन के जिन्होंने उनको साथ दिया था
वो हमारे एक गुरु थे, तो उनके पास हम बैठते थे, सुनते थे। मेरी माँ आज 90 साल की है, लेकिन मूलतः प्राथमिक शिक्षक है, अध्यापक है प्राथमिक स्कूल में। तो मेरे घर में स्कूल के बाद वो पढ़ाती थी, तो उस समय 2 रुपए उसका ट्यूशन था, 2 रुपए का थी। लेकिन मेरे यहाँ चर्मकार समाज की एक बस्ती थी, तो उनके जो बच्चे आते थे, माँ कहती थी, यानी 50 साल पहले का माहौल मैं बता रहा हूं देहात का, कि जहां जब ग्लास अलग रखे जाते थे, वो मैंने देखा है कुछ घरों में, लेकिन हमारे घर में ऐसा कभी माहौल नहीं रहता। उल्टा सब साथ बैठकर पढ़ेंगे और उनसे 2 रुपए भी नहीं लेंगे, क्योंकि स्थिति गरीबी है, तो उस गरीबी कोई दोष नहीं है। तो इस माहौल में हम पढ़े, और इसलिए मैंने देखा, और हमारे जीवन में तो वही आया कि सब एक समाज एक रस है, समरस है, और उसके लिए करना है। और इसलिए जब मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नामांतर का, उसका नामकरण करने का डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में, तो बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में हम शरीक हुए, अनेक लोग हमारे में से जेल भी गए, बाकी भी लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि इसके बारे में हमारे मन में कभी दुविधा नहीं थी कि ये समाज का अभिन्न हिस्सा ही नहीं, सब मिलके ही तरक्की होगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये छुआछूत एक अभिशाप है। और उसी में 1974 में पूना में वसंत व्याख्यान माला में पूजनीय उस समय संचालक जी बाला साहब देवरस थे, उनका भाषण हुआ। और उनका भाषण मैं सभी भाषणों को जाता था, कवर भी करता था कभी कभी। तो मुझे आज भी वो पूरा शब्द याद है, उनका जिस तेवर से वो बोले थे। उन्होंने ये कहा कि अगर छुआछूत एक बुरी व्यवस्था है, वो नहीं चाहिए, इट मस्ट गो लॉक स्टॉक एंड बैरल, दैट वाज हिज वर्ड्स। वो एक प्रेरणा से बोले थे। अटल जी हमेशा कहते थे कि अगर छुआछूत पाप नहीं है तो फिर दुनिया में कुछ भी पाप नहीं होगा। आज इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को इस मंच से प्रणाम करती हूँ, आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। मैंने शास्त्री जी से कहा कि प्रभात भाई ने इस वक्त मेरे बारे में जिन जिन विषयों पर सबका ध्यान आकर्षित किया है, मैं स्वयं आज यहाँ पर कुछ बोलने नहीं बल्कि कुछ सीखने आई हूँ। प्रकाश जी ने अपने उद्बोधन में उल्लेख किया अपनी माता जी का। शास्त्री जी की एक पुस्तक ऐसी है जिसमें शीर्षक में ही लिखा है कि एक गौरवशाली इतिहास का सिंहावलोकन हो रहा है। और आज का दिन बहुत ही उचित दिन है ऐसी पुस्तकों का लोकार्पण करने का। आज देश में लोग ओणम का त्यौहार मना रहे हैं। उस महाबली से संबंधित ये त्यौहार है जिन्होंने राजा के रूप में कभी भी अपनी प्रजा के बीच जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया। इसलिए आज ओणम की बधाई देते हुए जो सिंहावलोकन डॉक्टर शास्त्री जी के माध्यम से हो रहा है, उस विषय में मैं मात्र अपनी ओर से एक ही बात जोड़ सकती हूँ। प्रकाश जी ने जो कहा कि उनके माता ने ये संस्कार दिया शिक्षिका होते हुए कि शिक्षा वो स्तोत्र है जो कभी भी भेदभाव नहीं सिखाता। इसलिए आज मैंने शास्त्री जी से कहा कि मेरी ओर से मात्र यही आपको मैं कह पाऊंगी कि इतिहास के पन्नों को पलटकर आपने जिन सामाजिक चुनौतियों का वर्णन किया है अपनी पुस्तकों में, और साथ ही जिस समाधान की अपेक्षा की है, वो समाधान, वो समरस समाज शिक्षा के माध्यम से हम बना सकें, इसके लिए मैं स्वयं प्रयत्नशील रहूंगी। एक बार फिर शास्त्री जी, आपके द्वारा लिखित गए ये शोध ग्रंथ हमें एक नया इतिहास रचने का सामर्थ्य प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको और आपसे जुड़े हुए जितने लोग इस अध्ययन में आपके सहयोगी रहे हैं, उनको मेरी ओर से मैं बधाई प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्मृति जी। शिक्षा के क्षेत्र में अगर समरसता आ गई तो स्वाभाविक रूप से
आगे आने वाले समाज में भी समरसता अपने आप आ जाएगी। माननीय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख हैं। वे एक वैदिक विद्वान हैं और भारतीय धार्मिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों की सम्मानित विभूति हैं। हिंदू नवजागरण के पुरोधा आचार्य श्री राम शर्मा की शिक्षाओं को जीवन में धारण कर आप भारतीय अस्मिता का जयघोष करने में सतत संलग्न हैं। आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। आपने 1992 में हाउस ऑफ कॉमन्स के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था और भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक पक्ष को प्रस्तुत किया था। आप नैतिक मूल्यों और धर्माचरण के प्रबल पक्षधर हैं। उनसे आग्रह करता हूँ वे आए और अपने उद्बोधन से हमें सम्मानित करें। आज की इस मध्याह्न वेला में हमारे बीच में मौजूद माननीय श्री अशोक सिंघल जी, सम्माननीय श्री मोहन भागवत जी, आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार और जो मैं समझता हूँ जिनकी वजह से हम लोग यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्रीमती स्मृति ईरानी, और मैं समझता हूँ कि स्वाध्याय के माध्यम से सारे भारत में क्रांति फैलाने वाले प्रभात जी, जिन्होंने कि ढेरों अच्छी पुस्तकें छाप करके, आज बुरी पुस्तकें भी छप रही हैं और अच्छी पुस्तकें छाप करके इन्होंने माहौल बनाया है। ऐसे सभी सज्जन पुरुष और आप सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, पत्रकार मित्रों, सभी हमारे उपस्थित यहाँ बुजुर्गों, सभी वरिष्ठ हमारे देश के मार्गदर्शक व्यक्ति, भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, और मेरा परिचय चिकित्सक के रूप में नहीं दिया गया। चिकित्सक खटिक भी होता है, चर्मकार भी होता है, और चिकित्सक हर तरह से तीनों की तीनों चीज़ों पर जिसकी दखल होती है वो चिकित्सक होता है। मैंने हर तरह के काम किए हैं। मुझे याद है जब मैं MBBS कर रहा था इंदौर में 1968-69 में, तो जब मैं डिसेक्शन करके जाता था एनाटॉमी का, तो मेरी जो चाची जी थी जिनके मैं भोजन करता था, वो मुझे कहती थी पहले नहा के आओ फिर भोजन करना। अब मेरे पास 1 घंटे का समय होता था। मैंने 1-2 दिन तो सहन किया, पर 1-2 दिन सहन करने के बाद फिर मैंने एक ढाबा था उसमें भोजन करना चालू कर दिया। उस ढाबे वाले ने मुझे मना नहीं किया क्योंकि उसको दुर्गंध नहीं आती थी मेरे शरीर से फॉर्मेलिन की। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भले ही जाति से ब्राह्मण हूँ और भले ही मेरे जीवन में कई प्रकार की चेंजेस आए हों, कई प्रकार के परिवर्तन आए हों। MD किया, MD करने के बाद बहुत सारे लोगों से एक्सपीरियंस लिया, सब कुछ लिया। और सबसे ज़्यादा अनुभव जो मुझे मिला 12 साल की उम्र में, MD करने के भी पहले, मेरे गुरुदेव से मिला। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एक अपने गांव में, आवलखेड़ा गांव है आगरा से थोड़ा नज़दीक, आगरा से 24 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर उन्होंने एक छपको नाम की एक बुढ़िया थी, उसकी सेवा 6 साल की उम्र में उन्होंने की थी। वो दलित समाज की थी और उसको घाव हो गए थे सारे शरीर में। वे उस गांव के सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण पुरुष के लड़के थे, जमींदार के लड़के थे, और वहाँ जाते थे, उसके घाव धोते थे, उसके घाव के मल्लम करते थे। जब लौट के आते थे तो गंगा जल से उनको नहलाया जाता था। कहा जाता था तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा शुद्धि करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम हमारे घर में एंट्री कर सकोगे। पहले दिन जब किया तब उन्होंने कहा कि अब रोज़ गंगा जल निकाल के रखना, मैं रोज़ जाऊंगा जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाती। और भाइयों बहनों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस छपको का आशीर्वाद है, इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा हुआ है। गायत्री परिवार जो इतना बड़ा आपको दिखाई पड़ता है 10 करोड़ लोगों का, छपको माँ जो है उनका हमने वहाँ पर एक सेंटर बनाया है आवलखेड़ा गांव में, और उस छपको ने ये आशीर्वाद दिया कि श्री राम, तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारी गायत्री का प्रकाश फैलेगा, तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारे माध्यम से प्रचार प्रसार होता चला जाएगा। तो मैं नहीं जानता कि मित्रों हमारे समाज को हमने क्यों बांट दिया और क्यों इस प्रकार से कर दिया। मैं सबसे ज़्यादा विजय सोनकर शास्त्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे ये किताबें करीब 4-5 दिन पहले मेरे पास भिजवा दी। मैं नहीं कहता कि मंत्रियों से ज़्यादा व्यस्त नहीं हूँ, मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति इसलिए हूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा मांग है कई क्षेत्रों में।
तो मेरी पत्नी का ऑपरेशन था, टोटल नी रिप्लेसमेंट, मैदानता में। मेरे पास समय था, मैं उनके पास बैठा रहता था, तो मैंने आपसे किताबें मांग ली तीनों। तो मैंने तीनों किताबें पूरी पढ़ डाली, स्वाध्याय किया मैंने, पूरा का पूरा स्वाध्याय किया। और पूरा स्वाध्याय करने के बाद मुझे लगा अगर ये 3 किताबें न मिलती तो मुझे बहुत सारी सूचनाएं नहीं मिल पाती, जिन सूचनाओं के अभाव में शायद मैं उस दिन जाता तो अन्याय करता अपने आप से, क्योंकि मैं स्वाध्यायशील प्राणी हूँ। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, पर इतना बढ़िया ढंग से विवेचन करके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक विद्वान, एक परास्नातक, एक पीएचडी डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने जो प्रस्तुति की है, इस किताब को पढ़ना सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आज के इस टूटते हुए समाज को जोड़ना हम लोगों का सबका काम, हम सब मिलकर के उसको जोड़ सकते हैं। इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को पता चलेगा। एक छोटा सा तथ्य आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, जो मेरे गुरुदेव की लिखे हुए 70 वाङ्मय में से है। हमारा सबका विश्वास है कि हम अपने जो शहीदों हैं, शहीद आजम भगत सिंह को अपना प्रमुख व्यक्ति मानते हैं, जिसने कि लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के साथ साथ 24 साल की उम्र में अपने इस पार्लियामेंट में ही बम फोड़ करके जिसने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया, और उसके बाद उनको फांसी लग गई। फांसी के समय जब सरदार भगत सिंह से कहा गया कि फांसी के फंदे को चूम रहे हो तुम, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? बोले, मैं अपनी माता के चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। तो जेल के अधिकारी ने कहा, तुम अपनी माता के स्पर्श नहीं कर सकते, चरण स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ी असंभव बात है, ये संभव नहीं। तो इसका समाधान हमारे शहीद ने इन शब्दों में किया, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, और उस माँ से भी बड़ी मेरी माँ वो है यहाँ जो नित्य मेरा पखाना साफ करती है, वो माँ है जो यहाँ मेरी सफाई करती है। इस जेल सफाई की कर्मचारी महिला, कोख से उत्पन्न करने वाली माँ अपना समझकर मुझे बचपन में साफ करती थी, पर यह तो उससे भी ज़्यादा महान है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इसका प्रणाम कर सकूं। और मित्रों, भगत सिंह ने अंतिम समय में जेल की उस मेहतरानी के दर्शन किए, प्रणाम किए, चरण स्पर्श किए, और उसके बाद फांसी का फंदा गले में डालकर चूम करके वो चला गया। आप सोचिए कि इस व्यक्ति से बड़ा महान व्यक्ति कौन हो सकता है, जिसने कि एक ऐसी महिला को चरण स्पर्श किया, जिस महिला को हम लोग सब दलित मानते हैं। ये दलित शब्द आया कहाँ से? ये राजनीति किस तरह से हमारे रोम रोम में कण कण में घुसती चली गई। जो काम शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको हमारी श्रीमती स्मृति ईरानी देख रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यक्ति ने किया, जिसने कि पूरी तरह से हमारी शिक्षा पद्धति को तोड़ के रख दिया, और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से और सभी। मैं नहीं कहता कि अंग्रेजी भाषा पढ़ना ठीक नहीं है, अंग्रेजी भाषा बोलना भी ठीक है और जरूरत भी पड़ती है पढ़ाई करने के लिए, पर इस अंग्रेजी ने हमारी संस्कृति को, भाषा को, यानी यहाँ तक कि जो उसने कहा, वो पार्लियामेंट में कहा उसने कि ये जो तोड़ना है इस देश को, अगर इस देश की संस्कृति को तोड़ना है तो हमें सबसे पहले यहाँ की भाषा को बदलना पड़ेगा, और भाषा को बदलने के साथ साथ शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तो ये होगी कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में उस आदमी ने जो गड़बड़ की है उसको हमारी स्मृति जी ठीक करें, और सबसे ज़्यादा संस्कृति का प्रचार प्रसार हमारी शिक्षा के माध्यम से करें, ताकि लोगों को पता तो चले वास्तव में क्या है। सारे के सारे ग्रंथ हमारे इंग्लिश लोगों ने हिस्ट्री को बदल दिया, पूरा हिस्ट्री को पूरा बदल दिया। उन्होंने नई इतिहास लिखा है, नया इतिहास लिखा। और मेरे बत्रा जी भाई साहब सामने बैठे, मैं देख करके बड़ा प्रसन्न हूँ कि उन्होंने एक महिला को, जिसने कि हमारे देश की देवियों के बारे में और हमारे दुर्गा सप्तशती की देवियों के बारे में, सबके बारे में अनावश्यक लिख करके उसने किस तरह से दुष्प्रचार किया पूरे भारत में, पूरे विश्व में। उसके खिलाफ उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि अंततः हमारे यहाँ से किताबें बैन हो गई। इसके बारे में अंग्रेजी प्रेस तरह तरह से लिखती है, अंग्रेजी मीडिया ने तरह तरह से बहुत समीक्षात्मक लिखा। मेरे पास भी आए, मैंने भी यही कहा, मैंने कहा नहीं, मैं तो पूरी तरह से पूरी सांस्कृतिक दृष्टि से मैं मानता हूँ कि वो उन्होंने सही काम किया। मित्रों, हमारे इतिहास को फिर से नए सिरे से लिखा जाना चाहिए, और इस इतिहास को लिखने वाली टीम का जो लीडर है वो इनको सोनकर शास्त्री जी को बनाया जाना चाहिए, ताकि ये कम से कम इतिहास को एक नए सिरे से प्रस्तुत कर सकें, इतिहास को हम बता सकें लोगों को कि हमारे देश में किस तरह से एक समरसता की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि रैदास को
मीरा गुरु मानती थी। आप कल्पना कीजिए, मीरा के गुरु थे रैदास, और मीरा के गुरु होने के नाते रैदास मार्गदर्शन देते थे यहाँ से। और मीरा एक महारानी, राष्ट्र की महारानी, एक राज्य की महारानी घूम रही है, जगह जगह घूम रही है, नाच रही है, गा रही है, और उसका मार्गदर्शन किया था उन्होंने, रैदास ने। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर कि हमारे आर्टरीज, हमारी नर्व्स, हमारी वेन्स, हमारे जो एक हमारी लिम्फेटिक बेसिक वेसल्स जो हैं, ये सारी की सारी हमारी सब जातियों की बनी हुई हैं, सभी वर्गों की बनी हुई हैं। हम कैसे किसी को अलग कर सकते हैं? सोनकर शास्त्री जी ने एक बात कही कि ये जो श्लोक डाला गया है, ये अंबेडकर जी के प्रयास से डाला गया होगा, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ। मनुस्मृति, हमारी सारी स्मृतियों में बड़ा दोष है, इन स्मृति जी को छोड़ के। मेरी बात को गलत तरीके मत लीजिए। जितनी स्मृतियां हैं उनमें पॉल्यूशन हुआ है, और पॉल्यूशन हुआ है मध्यकाल में। ये हुआ है 1100-1200 से लेकर 1500-1600 के बीच में। तो ये जो पॉल्यूशन हुआ है, इस पॉल्यूशन को ठीक करना भी हम लोगों का एक काम है। हमने एक इंडोलॉजी विभाग अपने यूनिवर्सिटी में बनाया है, और उस विभाग में हम लोग भारतीय संस्कृति और पूर्वार्थ जो प्राच्य शास्त्र विज्ञान है, उसके बारे में नए सिरे से रिसर्च कर रहे हैं, नए सिरे से काम कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि यहाँ जो विद्वान इतने सारे बैठे हैं वो भी इसमें मदद करेंगे कि ये जो चीज़ें आई, चर्मकार, खटिक और इन सब के बारे में जिस तरह से कंसेप्ट आते चले गए, और जो आज राजनीति का एक अंग बन गए। आपके वोट कितने हैं? मुझसे किसी ने पूछा कि आप क्या समझते कौन जीतेगा, तो मैंने कहा कोई भी जीतेगा तो अच्छा ही आदमी जीतेगा। बोले नहीं, अच्छा नहीं जीतेगा, जिसकी जाति के लोग वहाँ होंगे वही जीतेगा। अब उसकी जाति के लोग होंगे तो जीतेगा, इसका मतलब ये कि उसकी जाति में अगर एक घटिया आदमी भी है तो वो जीत जाएगा, और वो अगर दबंग होगा तो जरूर जीत जाएगा। ये जो हमारा देश है, इसको तोड़ दिया, खंड खंड तोड़ दिया हम लोगों ने। जाति के आधार पर हमारी राजनीति पूरी चलती है, जाति के आधार पर हमारे यहाँ रिजर्वेशन चलता है, जाति के आधार पर हमारे यहाँ सब गड़बड़ियाँ चलती हैं, जाति के आधार पर IAS बनते हैं, जाति के आधार पर PCS बनते हैं, जाति के आधार पर हमारे यहाँ हर चीज़ को पूछा जाता है। मैं तो कहता हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक संगठन के प्रमुख होने के नाते जो मैं अपने संगठन में लागू कर रहा हूँ, ये जो मेरे नाम के आगे प्रणव पंड्या लिखा हुआ है, इस पंड्या को हटा दीजिए ना। क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत है? सरनेम हटा दीजिए। आप अपने आप को, जैसे मेरा नाम ओरिजिनली प्रणव शंकर था, तो क्लर्क की गलती से शंकर हट गया, तो अब शंकर को मैं फिर से लाना चाहता हूँ। प्रणव शंकर हो जाए तो क्या दिक्कत है? प्रणव पंड्या की क्या जरूरत है? सरनेम क्यों लगे हैं? नहीं, सरनेम से हमारे बारे में पता चलेगा हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम वो। क्या जरूरत है? एक क्रांति ये होना चाहिए। एक क्रांति मेरे गुरुदेव ने जो बताई मुझे, एकता, समता, ममता, शुचिता। एकता, समता, ममता, शुचिता, ये चार आएंगी लगभग 21वीं सदी में, तो देखते देखते बदलाव हो जाएगा। आप लोग सभी एक शब्द को सुनने के आदी हो गए, अच्छे दिन। आप लोग बोलिए, अच्छे दिन आ गए हैं, आ गए, अच्छे दिन आ गए। तो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन, बदलाव आने वाले 10 वर्षों में आप देखिएगा कितनी तेजी से बदलाव होगा, कि इस बदलाव को, इस 10 साल के बदलाव को पिछले 2000 साल के बदलाव से तुलना की जाएगी, तब पता चलेगा लोगों को कि वास्तव में 10 साल में कितना परिवर्तन होगा। हमारा युवा वर्ग जाति विभाजन नहीं चाहता, हमारा युवा वर्ग नहीं चाहता कि हमको जाति के नाम से पहचाना जाए। हमारा युवा वर्ग चाहता है कि हमको राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के संचालन में प्रमुख भूमिका मिले, और हमारी विद्वत्ता के आधार पर मिले, प्रतिभा के आधार पर मिले, हमारी और किसी चीज़ के आधार पर नहीं मिले। इसीलिए मित्रों, बहुत सारे लोग, गायत्री परिवार में कोई जाति नहीं है, गायत्री परिवार में हर जाति वर्ग का व्यक्ति एक साथ बैठ के भोजन करता है, और कोई पड़ोसी से नहीं पूछता, कोई पड़ोसी से नहीं पूछता कि तू ब्राह्मण है कि कौन है। ब्राह्मण है तो मेरे पास बैठ, नहीं तो मैं तेरे साथ नहीं खाना खाऊंगा, ऐसा नहीं है। एक छोटी सी घटना बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। मित्रों, लखनऊ में एक IAS ऑफिसर थे जो परम पूज्य गुरुदेव के बड़े अच्छे शिष्य थे, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के, और वो यज्ञ कराते थे। परम पूज्य गुरुदेव ने सबको यज्ञ कराना सिखा दिया। वो जाटव जाति के थे, जाटव कुल के थे, और उन्होंने पीले कपड़े पहनते थे, तो उनको पंडित जी लोग कहते थे। पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी को बुलाओ, हमारा बेटा आया है विदेश से, बहू आई है, वहाँ उनकी शादी कोर्ट में हुई थी, यहाँ नए सिरे शादी कराते। तो उन्होंने अपने सारे IAS ऑफिसर्स को बुलाया, और सारे IAS ऑफिसर्स को बुला करके बिठा करके पूछा कि देखिए शादी का क्रम जो है आप देखिए, आचार्य जी का शिष्य है, बहुत अच्छी तरह कराएंगे, पंडित जी बहुत अच्छा कराते हैं। अब हमारे यहाँ चक्कर क्या है कि पंडित जी अगर नाम बोल दिया तो फिर लोग समझते हैं ब्राह्मण ही होगा, और कुछ नहीं होगा बस। तो बस वो उन्होंने सोचा कि पंडित जी करा रहे हैं, शादी हो गई, शादी बहुत अच्छी तरह से कराई गई।
इस तरह से वहाँ होनी चाहिए थी शास्त्रीय शास्त्रोक्त ढंग से। और उसके पश्चात लोगों ने पूछा, पंडित जी ये बताइए आप कौन सी जाति के? अब बताइए हमारे आईएएस ऑफिसर्स में ये खोजबीन की वृत्ति, आप कौन सी जाति के हैं? पंडित जी ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि आप मत पूछिए, ये फालतू की बात है। हमारे गुरुदेव ने हम सबको एक जैसा बना दिया, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हमारे इसमें जाति वंश नहीं माना जाता। नहीं फिर भी कोई ना कोई जाति होगी। बोले मैं कहूँगा तो फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे, मैं कहूँगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं चर्मकार जाति का हूँ, बताइए क्या कर लेंगे आप लोग। मित्रों, वो सारे के सारे लोगों के ऊपर घड़ों पानी फिर गया। उन्होंने प्रणाम करके कहा कि पंडित जी आज हम आपको प्रणाम करते हैं और आपके गुरु को प्रणाम करते हैं जिन्होंने जाति वंश को मिटा दिया और एक इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया जिसमें किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी का नहीं। यही परिवर्तन की सूत्र की प्रक्रिया है, यही वो धुरी है जिससे परिवर्तन होगा। मेरे गुरुदेव ने एक नारा दिया है, मैं चाहूंगा आप लोग रिपीट करें, जाति वंश सब एक समान। आप लोग बोलिए मेरे साथ, जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान। धन्यवाद। श्री विजय सोनकर शास्त्री जी के द्वारा लिखित इन तीन पुस्तकों का विमोचन का कार्यक्रम, इसमें उपस्थित हमारे परम आदरणीय मोहन भागवत जी, हमारी प्रीति रानी जी, जावड़ेकर जी, अभी हम लोगों का जिन्होंने अत्यंत अपने स्वयं का अनुभव, और मैं तो श्री राम जी हमारे देश के बहुत बड़े संत हुए, उनके इस बड़े कार्य को जो अपने कंधों पर संभाल रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े प्रमाण में सामाजिक समरसता का कार्य जहाँ हुआ है, ऐसे हमारे प्रणव पंड्या जी, इस पुस्तक का प्रकाशन इनके माध्यम से हुआ है। इसलिए प्रभात जी, यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं माताओं, इस देश में 15% अनुसूचित जाति के, जिनको हम अछूत कहते हैं, वो हैं, उनको आरक्षण मिला हुआ है। उसी प्रकार से 7% हमारे देश में, जिनको हम जनजाति बोलते हैं अनुसूचित, ऐसी अनुसूचित जातियां हैं 7%। इस देश में अदर बैकवर्ड्स जिनको बोलते हैं 27% हैं। कुल मिलाकर के 49% इनकी संख्या होती है। जिनको हम आज शूद्र कहते हैं, वो हमारे यहाँ पर सवर्ण माने गए हैं। वे अनुसूचित जाति में, अछूतों में शामिल नहीं है। बहुत लोगों को इसका भ्रम है कि हमारे शूद्र और अछूत ये सब एक ही श्रेणी में आते हैं, ऐसा नहीं। ये मेरे अपने है, मैं भूल गया था, ये मेरा दोष है। ये मेरे अपने हैं और हम इतनी बड़ी परंपरा के वारिस हैं। उस परंपरा को आज की देशकाल परिस्थिति की सुसंगत रचना में हमको खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा देखेंगे तो पता चलेगा। शुभ्र
धन्यवाद।